अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। बड़े इजलास की बड़ी बात सबसे पहले आपको बताएंगे, ये आपको बताएंगे कि क्या होने जा रहा है। कलअदम TTP से मुज़ाकरात आईन पाकिस्तान के मुताबिक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट को एतमाद में भी लेंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला हो गया। शुरका का कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। उम्मीद है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। वज़ीर दाखिला कहते हैं कि अस्करी क़यादत ने भी कह दिया है कि पार्लियामेंट को TTP से बातचीत की ओनरशिप लेनी चाहिए। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की बैठक में आला सियासी अस्करी क़यादत ने शिरकत की। मुल्क की दाखिली सलामती, खारजा सतह पर लाहक खतरात और इनके तदारुक के इक़दाम पर ब्रीफिंग। एलामिया के मुताबिक शुरका ने कहा कि पाकिस्तानी कौम और अफवाज की बेमिसाल कुर्बानियों से मुल्क भर में अमन कायम और मामूल की जिंदगी बहाल हुई। आज पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी मुनज़्ज़म दहशत गर्दी का कोई ढांचा बाकी नहीं रहा। कलअदम TTP के साथ मुज़ाकरात के पस मंजर पर भी ब्रीफिंग। बताया गया कि अफगान हुकूमत की सहूलत कारी से TTP के साथ बातचीत का अमल जारी है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी सिविल और फौजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी आइन के दायरे में रहकर कर रही है। हतमी फैसला भी आइन की रोशनी में पार्लियामेंट की मंजूरी और मुस्तकबिल के इत्तेफाक राय से किया जाएगा। कोई भी हतमी फैसला जो है वो तो पार्लियामेंट ही मजाज है। कोई ऐसा मुतालबा जो कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उस मुतालबे के ऊपर कोई बातचीत नहीं हो। असफ अली जरदारी साहब हैं, वो पूरी तरह से इस बात के हक में थे कि डायलॉग जो है वो होना चाहिए। उनकी ये तजवीज़ थी कि पार्लियामेंट की जो है वो ओनरशिप जो है वो होनी चाहिए। इसके ऊपर अस्करी क़यादत भी पूरी तरह से जो है वो मुतफिक थी। कौमी सलामती कमेटी ने मुल्क की सलामती को दरपेश मसाइल से निमटने की हिकमत अमली और पेश रफ्त पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। ये उम्मीद भी जाहिर की गई कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। सहूलत होने वाली है। मईशत की बेहतरी के लिए की जाने वाली हुकूमती काविशें रंग लाने लगी। अच्छी खबरें आने लगी। पाकिस्तान और IMF कर्ज बहाली प्रोग्राम पर मुआहदे के करीब पहुंच गए। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मदद के लिए एक बार फिर दोस्त मुल्क चीन सामने आ गया। 2 अरब 23 करोड़ डॉलर के कमर्शियल कर्जे के मुआहदे तय पाए। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान और IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली के करीब पहुंच गए। वजीर खजाना ने खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ईस्टर पेरेज रॉयज ने भी समा के राब्ता करने पर बजट 2022-23 से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF से वादा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर बतदरीज 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद की जाएगी। पहले मरहले में 10 रुपए और उसके बाद लेवी में माहाना 5 रुपए फी लीटर इजाफा किया जाएगा। सालाना 15 करोड़ से 30 करोड़ रुपए आमदन वाले अफराद और कंपनियों से 1 से 4% तक इनकम सपोर्ट लेवी और सालाना 6 से 12 लाख रुपए कमाने वालों से 2.5% टैक्स वसूल किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक IMF के मुतालबे पर सालाना टैक्स वसूली हदफ भी 7,004 अरब से बढ़ाकर 7,440 अरब रुपए कर दिया गया है। चंद रोज में स्टाफ सतह का मुआहदा तय पा जाएगा और फिर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड 1 अरब डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी देगा। दूसरी जानिब चीनी बैंकों के कंसोर्शियम ने पाकिस्तान के लिए कमर्शियल कर्ज मंजूर कर लिया। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने ट्वीट पैगाम में बताया, मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। दोस्त मुल्क से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर चंद रोज में मौसूल हो जाएंगे। PTI का प्रोपेगेंडा नाकाम हुआ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से मुल्क में ज़र मुबादला ना भेजने के PTI के दावे धरे के धरे रह गए। समंदर पार पाकिस्तानियों ने डॉलर्स की बारिश कर डाली। एक दिन में 5 करोड़ 70 लाख की तरसीलात ज़र भेजीं। वज़ीर आज़म ने शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। उस्मान खान की रिपोर्ट। ओवरसीज पाकिस्तानी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं, वो पैसे नहीं भेज रहे। 25% आपकी रेमिटेंसेस जो हैं वो नीचे चली गई हैं। हफ्ता भर भी ना हुआ जब 17 जून को PTI चीफ इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने मुल्क पर से ओवरसीज पाकिस्तानियों का भरोसा उठने का दावा किया था। 4 रोज बाद ही मुहिब वतन परदेसी पाकिस्तानियों ने PTI को जन्नाटेदार जवाब रसीद कर दिया। 21 जून को तरसीलाते ज़र भेज कर वो कर दिखाया जो 75 बरस में ना हुआ। एक ही दिन में रिकॉर्ड 5 करोड़ 70 लाख डॉलर वतन भेज दिए।
इससे पहले पीटीआई के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने भी अपने 10 मई के ट्विटर पैगाम में बड़ा दावा किया था कि ओवरसीज पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट से अपनी रकम निकलवा रहे हैं। इसका जोरदार जवाब वजीर आजम शहबाज शरीफ के ट्विटर पैगाम में रसीद कर दिया गया कि रोशन डिजिटल अकाउंट में रकूम का हुजम $4.5 अरब से भी तजावज कर चुका है। वजीर आजम ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को खराज तहसीन भी पेश किया। कहा, परदेसी पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं, जिनके दिल अर्ज़े पाक की मोहब्बत में धड़कते हैं। शहबाज शरीफ ने वादा भी किया कि मुल्क को मुआशी मुश्किलात के भंवर से निकाल कर ओवरसीज पाकिस्तानियों की उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। सबूत नहीं दे सकते, जवाब तो दो। इमरान खान बताएं, अमरीकी साजिश का बयानिया क्या हुआ? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सवाल पूछ लिया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, इमरान खान अब नैब कवानीन पर बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नैब तरमीम का फायदा तो उस्मान बुज़दार और फराह खान को होगा। बरतानिया से आने वाली रकम पर इमरान खान ने कोई जवाब नहीं दिया। 50 अरब जमा न करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। फैसलाबाद में 1 अरब के प्रोजेक्ट में भी फराह खान का नाम आया है। पिछले 2-3 दिन से इमरान खान साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं नैब में जो रिफॉर्म्स हुई हैं, तो इस बेशर्म से पूछा जाना चाहिए कि वो तुम्हारा वो किधर गया? अमरीकी साजिश का जो बयानिया था वो किधर गया? और जहाँ तक नैब लाज में रिफॉर्म्स का तल्लक है, अब अगर रिमांड का अरसा जो है वो 14 दिन पे जो है वो लिमिट हुआ है, तो इसका फायदा जो है आपको पहुँचेगा। एहसन जमील गुजर साहब जो आपके फ्रंट मैन फराग होगी उसको पहुँचेगा। अब ये बुज़दार साहब को फायदा होगा। आपने एक बंदे का 50 अरब रुपया जो है यूके से वापस आना था कौमी खजाने में, वहाँ पे वो पैसा पकड़ा गया। 5 अरब रुपया आपने खुद हासिल किया और 2 फ्रंटमैन था शहजाद अकबर, तो आपने 7 अरब हासिल करके तो कौम का जो है वो 43 अरब रुपया नुकसान किया। वो रकम जो है वो उसके फाइन अकाउंट है, उसमें आपने जो है वो एडजस्ट करवाई। एडमिक में वहाँ पे मालूम हुआ कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहाँ पे कोई 10 एकड़ का बड़ी उजलत में कब्जा लेके दिया गया है। कोई बॉइज फूड कोई इंटरप्राइजेज है, वो 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। जब उसको पीछे देखा गया, फर्द शहजादी का नाम जो है वो निकला है और दूसरा नाम जो है वो बुशरा खान का है। आपके जो फ्रंट मैन है उन्होंने घरों में पैसे गिनने के लिए मशीनें रखी हुई थी। जो मैंने अब फैसलाबाद की बात की है, वहाँ पे वो 1 अरब रुपए का जो है वो प्रोजेक्ट है, उसमें भी ये फराग गोगी साहब निकल आई है। कोई रिकॉर्ड ना आने का ना जाने का वो इसलिए नहीं था कि उनके मतलब ये कहा गया था कि ये फैमिली के मेंबर हैं, इसलिए इनको वज़ीर आज़म हाउस में आने या जाने ऐसे जो है वो ना सिर्फ इनको ना रोका जाए ना इनका जो है वो रिकॉर्ड रखा जाए। फराग गोगी साहबा के केसेस हों, जुल्फी बुखारी साहब के केसेस हों, आमिर कियानी साहब, जो सबूत आपको दिखाए थे वो नाकाबिल तर्दीद है। अगर किसी अदारे ने जो इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, वजारत दाखिला को ये लिखा कि इनको ECL पे रखा जाए और ये जाके कहीं वही ना रह जाएं, तो फिर जो है वो उन्हें ECL पे जो है वो रखा जा सकता है। और अब जिक्र करते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का, जो कहते हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा कि नवंबर में किसे आर्मी चीफ लगाना है। वक्त आने पर मेरिट पर फैसला करते। अमेरिका अवामी मुफाद के लिए नहीं, अपने मुफाद के लिए हुकूमत तब्दील करता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई अपना आर्मी चीफ लेके आऊंगा। कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना। ये इशू था ही नहीं। मेरे ज़हन में तो ये था कि जब टाइम आएगा मेरिट के ऊपर जो सबसे बेहतर होगा उसको मैं बना दूंगा। खुरम दस्तगीर ने बात कर दी कि जी आर्मी चीफ इमरान खान अपना रखवाना चाहता था, और आर्मी चीफ रखवा के तो उसने कहा फिर तो हमारा ये 15 साल तक रह जाएगा और फिर एहतसाब भी हो जाएगा हमारा। क्या इसका मतलब ये है कि कोई और आर्मी चीफ आएगा तो इनका एहतसाब रुक जाएगा? क्या अपना आर्मी चीफ चाहिए ताकि वो इनकी मदद करे? इमरान खान को कोई जरूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने की। मुझे कोई अपनी चोरी नहीं बचानी जनाब। मैं वो जनरल फैज को लाना चाहता हूँ। ये इनके खौफ थे, वो जूते पॉलिश करके कोई काम नहीं बनती। और हम क्या सुन रहे हैं जी, वो ऐसे तो मुरासले आते रहते हैं, पता नहीं किसको आते रहते हैं। मैंने तो पहली दफा ऐसा मुरासला देखा था। आखिरी मिनट तक सोचता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, कि इसको नहीं बना सकते। जो रजीम चेंज होता है वो अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए करता है, वो हमारे इंटरेस्ट के लिए नहीं करता। क्या हमारे इंटरेस्ट में है कि हम बेसिस दें अमेरिका को? मैं कभी अपने आप को एंटी अमेरिकन नहीं समझता। जो भी हो जाए मैंने इन चोरों का मुकाबला करना। आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े
तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? कसम से इसकी ज़हनी हालत पर तरस आने लगा है। मरियम नवाज का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल ट्वीट किया, बहुत गहरा और नाकाबिले तलाफी सदमा पहुंचा है बेचारे को। इसने शहबाज शरीफ पर झूठे केसेस बनाकर आउट करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने वो चाल इसी पर उलट दी। आदत डाल लो, बाकी ज़िंदगी भी हसद और सदमे में गुजरने वाली है। आदत डाल लो, नींद में भी न्यूट्रल का राग अलापा करेगा, बड़बड़ाया करेगा कि शहबाज शरीफ ने सफ़ीर को केक खिलाया, शहबाज शरीफ ने शेरवानी पहन ली, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया है। सफ़ीर को केक खिलाया और शहबाज शरीफ ने शेरवानी पहन ली, मरियम नवाज ऐसा कह रही हैं। एक और मामले के ऊपर बात करते हैं। साबिक चेयरमैन नैब का मामला आपके सामने रखते हैं। आपको ये बताते हैं कि मुतासरा खातून ने बाकायदा बाज़ाबिता शिकायत उठा दी है। उन्होंने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ख़त लिख दिया है और जावेद इकबाल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं खातून की दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का मुबैना वीडियो स्कैंडल। मुतासरा खातून ने चेयरमैन पीएससी नूर आलम को खत लिख दिया, जिसमें जावेद इकबाल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। नूर आलम खान ने दोनों को पीएससी में बुलाने का इंदिया दे दिया। खामोश नहीं रह सकते, दोनों को मौके देंगे। ये एलिगेशंस जिन्होंने भी लगाए हैं वो सबूत लाएंगे, चीज को मंतकी अंजाम तक लेना पड़ेगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि साजिश के तानेबाने इमरान खान से मिलते हैं। तैयबा गुल नामी जो खातून है, उन्होंने पोर्टल के ऊपर जो है वो दी थी एक एप्लीकेशन, और उन्होंने कहा कि मुझे चेयरमैन नैब जो है वो हरास कर रहे हैं। बाकायदा प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हुई, वहाँ पे उस खातून से बात करके बाकायदा ये तय किया गया कि अब इस वीडियो को जो है वो किस तरह से जो है वो ऑन एयर किया जाएगा। ऑन एयर किया गया, ऑन एयर करने के बाद फिर उसको चेयरमैन को कंप्रोमाइज किया गया। उनका मजीद कहना था कि खातून की दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक अमल होना चाहिए। इमरान खान की खुसूसी सिफारिश पर 7 आला तरीन अफसरान की तैनाती। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी में MP स्केल की 7 तैनातियाँ की गईं। आला अफसरान की भर्ती के लिए पॉलिसी में मौजूद अहम शराइत ख़त्म की गईं। हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी की रिपोर्ट। इमरान खान के दौर में बेज़ाब्तियों की एक के बाद एक दास्तान सामने आने लगी। मेरिट के दावे करने वाले इमरान खान की सिफारिश पर रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी में 7 आला अफसरान को तैनात किया गया। MP स्केल में 7 आला अफसरों की भर्ती के लिए पॉलिसी की अहम शराइत खत्म की गयी। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट को हासिल दस्तावेजात के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर उम्र और तजर्बे की शराइत खत्म की गयी। इसके अलावा 4 बरस में 1 दर्जन से जायद इदारों में MP स्केल की 87 भर्तियाँ हुई। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम में 20 भर्तियाँ हुई। 4 बरस में पाकिस्तान रेलवे में 21 तैनातियाँ की गयी। फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग में 8 लोगों को लगाया गया। 4 बरसों में वजारत उमूर खारजा में 5 और मैरीटाइम अफेयर्स में 4 भर्तियाँ हुई। तो क्या करें, बारिश की बात करें, कराची की बात करें, या दोनों की बात एक साथ करें? प्री मानसून सीजन कराची में शुरू हुआ। काली घटाएं, तेज हवाएं, बारिश हो गए और सबसे ज्यादा बारिश जिन्ना टर्मिनल पर यानी 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आई चंद्रीगढ़ रोड के करीब साइन बोर्ड गिर गया। मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम हो गए। कराची में प्री मानसून सीजन का आगाज हो गया। दिन भर गर्मी के बाद शाम में काले बादल छा गए। आंधी के साथ तेज बारिश हुई। M9, स्कीम 33, मलीर, एयरपोर्ट, गुलशन इकबाल, FB एरिया और तारिक रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। तेज हवा के बाइस आई चुंदरीगढ़ रोड के करीब साइन बोर्ड गिर गया। बारिश शुरू होते ही लियारी, कोरंगी, लांडी, सदर और मलीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई, जबकि मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम हो गया। मजीद बारिशों के पेश नज़र KMC ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मुलाजमीन को बरसाती पानी की निकासी और नालों की सफाई का काम तेज करने की हिदायत की। तेज बारिशों से मुताल्लिक महकमा मौसमियात की पेशगोई गलत साबित हुई। महकमा मौसमियात ने रवां माह के आखिर या फिर जुलाई के शुरू में तेज बारिशों की पेशगोई की थी।
اور کراچی کا حال تو کچھ ایسا ہی ہے کہ یہاں بارش آئی لیکن ساتھ ہی بجلی بھی چلی گئی. 250 فیڈر سٹرپ کر گئے, متعدد علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی ہے. مزید تازہ ترین کیا صورتحال ہے جانتے سما کے نمائندے رضوان عالم سے. جی رضوان, کون کون سے علاقے ہیں جہاں اس وقت بجلی نہیں ہے؟ جی دیکھیں, بہت سارے علاقے ہیں. جیسی تیز بارش ہوئی ہے کراچی میں, 250 فیڈر الیکٹرک کے ٹرپ کر گئے. ان کا سسٹم بارش ہوتے ہی کافی جو ہے متاثر ہوا. اور شادمان, ناظرآباد, بفر زون, قائد آباد, لیاقت آباد اور کورنگی, لانڈی, اورنگی ٹاؤن, سائٹ ایریا, اسی طرح جنوب اور ساؤتھ کے جو کافی سارے علاقے, نارتھ کراچی کے بہت سارے سیکٹرز ہیں. کورنگی ہے, لانڈی ہے اور سلطان آباد ہے, کماڑی ہے, لیاری ہے. اس کے بیشتر علاقوں میں بیشتر علاقوں میں اس وقت بجلی نہیں ہے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ رضوان. کراچی میں تیز بارش اور آندھی سے مختلف علاقوں میں دیواریں گر گئیں. دیواریں گرنے سمیت مختلف واقعات میں 3 بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے سما کے نمائندے احمد رحمان خان سے. جی احمد, اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل, یہ افسوسناک واقعات جو ہیں وہ پیش آئے ہیں. بارش کے بعد ملیر ملت ٹاؤن گھر کی دیوار گری ہے جس سے 2 بچے جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں, جس میں ایک 5 سالہ بچہ ہے جبکہ ایک 3 سالہ بچی شامل ہے. اسی طرح محکمہ موسمیات میں گلشن عریشہ میں دیوار گرنے سے 45 سالہ شخص جو ہے وہ جاں بحق ہیں. محمود آباد چنیسر کوٹ میں بھی ایک واقعہ اسی طرح کا پیش آیا دیوار گرنے کا, جس سے 8 سالہ بچہ جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے. جی ٹھیک ہے, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ احمد. اور خبروں میں آگے دیکھیے, عام لیکن بہت خاص. آرمی چیف سے اطالوی مسلح افواج کے چیف آف ڈیفنس کی ملاقات. انسداد دہشت گردی اور تربیت کے شعبوں میں فوجی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. ایڈمرل ڈریگن نے پاک فضائیہ کے سربراہ سے بھی ملاقات کی. علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر بات چیت. اور کراچی میں موسلادھار بارش, آندھی سے مختلف علاقوں میں دیواریں گر گئی. 3 بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق. لاشیں جنہ اسپتال منتقل کر دی گئی. پنجاب کے ضمنی انتخاب میں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے. وزیر داخلہ پنجاب عطا اللہ تارڑ کی اتحادی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس. جعلی رکن اسمبلی حسن مرتضیٰ بولے, عمران خان کی غلط پالیسیز کے باعث لوگ انہیں چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں عباس نقوی. پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں عطا اللہ تارڑ اور حسن مرتضیٰ کی مشترکہ پریس کانفرنس. پیپلز پارٹی نے ضمنی الیکشن میں اپنے امیدوار دستبردار کرانے پر رضامندی ظاہر کر دی. وزیر داخلہ پنجاب عطا اللہ تارڑ نے عمران خان کو حکومت سے نکالنے کا کریڈٹ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو دیا. پچھلے 4-5 ماہ میں جو متحدہ اپوزیشن نے عمران نیازی کو گھر بھیجا اور تبدیلی سرکار کو چلتا کیا, اس میں آصف علی زرداری صاحب کی, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خندہ پیشانی اور فراخ دلی شامل نہ ہوتی تو شاید یہ ٹارگٹ اچیو نہ ہو سکتا. پیپلز پارٹی کے حسن مرتضیٰ کا کہنا تھا دونوں جماعتوں کا اتحاد عارضی اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ہے. لوگ عمران خان کی لائبلٹیز اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حلقوں میں نہیں جا سکتے تھے, تو اس لیے ہم یہ اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اور بھی جو ایسے کوئی عوامی اور جمہوری فیصلے ہوئے ہم یقیناً وہ بھی اکٹھے کریں گے. صوبائی وزیر قانون ملک احمد خان کا کہنا تھا عمران خان کے سیاسی حالات اس وقت اچھے نہیں, کوشش ہوگی تمام سیٹوں پر کامیاب ہوں. عطا اللہ تارڑ نے واضح کیا کہ پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے, کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کیمرامین عمر عظیم کے ساتھ عباس نقوی, سما, لاہور. پنجاب کا مالی سال 2022-2023 کا بجٹ اپوزیشن کی غیر موجودگی میں کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. صوبائی وزیر خزانہ سردار اویس لغاری کا کہنا ہے کہ عوامی مشکلات کو حل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیں گے. مزید تفصیلات عباس نقوی کی اس رپورٹ میں. ایوان اقبال میں ہونے والے بجٹ اجلاس میں پنجاب اسمبلی نے 27 خرب 11 ارب 67 کروڑ 23 لاکھ روپے کے 40 مطالبات ضرب کثرت رائے سے منظور کر لیے. محکمہ پولیس کے لیے 149 ارب, تعلیم کے لیے 81 ارب 50 کروڑ, صحت کے لیے 183 ارب, زراعت کے لیے 20 ارب 4 کروڑ, محکمہ آبپاشی کے لیے 24 ارب 91 کروڑ روپے, سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کے لیے 101 ارب روپے کے مطالبات زر منظور کیے گئے. ایوان میں وزیر خزانہ اویس لغاری کا کہنا تھا کہ
اگر ہم مہنگائی اور IMF کے پروگرام میں نہ ہوتے تو ترقیاتی بجٹ کے لیے 350 ارب روپے مزید موجود ہوتے. ہم اپنا ڈیولپمنٹ کا بجٹ پورا نیک نیتی کے ساتھ خرچ کر کے جائیں گے. ہم اچھے کانٹریکٹرز کو ان پلیس کریں گے. ہم انشاءاللہ جی کمیشنز نہیں کھائیں گے. ہم حرام کا پیسہ نہیں کھائیں گے. ہم ہر سکینڈل کو ختم کریں گے. بجٹ اجلاس میں فائنانس بل 2022 کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. ایجنڈا مکمل ہونے پر پینل آف چیئرمین خلیل طاہر سندھو نے بجٹ اجلاس جمعرات کی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا. کیمرامین فیاض عمر کے ساتھ عباس نقوی، سما، لاہور. وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے گئے. حکمران اتحاد کی بلدیاتی الیکشن روکنے کی درخواستیں منظور. الیکشن کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا. عدالت نے الیکشن کمیشن کو 65 روز میں نئی حلقہ بندیاں کر کے الیکشن شیڈیول جاری کرنے کی ہدایت کر دی. ضمنی انتخابات میں لاہور کا حلقہ PP 167 توجہ کا مرکز بن گیا ہے. لیگی امیدوار نذیر چوہان نے الیکشن کمیشن سے تحریک انصاف کے امیدوار کو نااہل کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے. ایسے میں ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. محسن بلال رپورٹ کریں گے. لاہور کے حلقہ PP 167 میں سیاسی گہما گہمی. لیگی رہنما رانا مشہود نے امیدوار نذیر چوہان کے ہمراہ پریس کانفرنس کی. ہمارا مقابلہ ایک ایسی جماعت کے ساتھ ہے جو صرف اور صرف اپنا اقتدار چاہتی ہے اور اس اقتدار کے لیے وہ کسی بھی انتہا کو جانے کو تیار ہے. نذیر چوہان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن سے درخواست کرتا ہوں کہ کرمنل ریکارڈ دیکھ کر تحریک انصاف کے امیدوار شبیر گجر کو نااہل کیا جائے. جن گنڈوں کو یہاں بھیجا گیا ہے، جن موالیوں کو یہاں بھیجا گیا ہے اور جو دہشت گردی اور بدماشی کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، وہ دوبارہ پھر لوگوں کے پاس جا کے ان کو بار بار ڈرا رہے ہیں. حلقے میں PTI لاہور کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی پریس کانفرنس کی. کہا پولیس اور انتظامیہ خود کو غیر جانبدار رکھیں. یہ الیکشن جو ہیں یہ صاف شفاف ہونے چاہیے تاکہ آپ کی آگے حکومت چلنے میں کوئی پرابلم نہ ہو. PP 167 میں بھی PTI کو گروپنگ کا سامنا ہے. قیادت کی مداخلت کے بعد PTI نظریاتی گروپ کے زہیب سعید کو دستبردار ہونا پڑا. کیمرامین احمد رضا کے ساتھ محسن بلال، سما، لاہور. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور ایشین بریڈمین ظہیر عباس کی طبیعت ناساز ہے. لندن کے اسپتال میں وہ زیر علاج ہیں. ظہیر عباس کو 2 روز پہلے لندن کے اسپتال لایا گیا جہاں وہ انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل ہیں. اہل خانہ نے مداحوں سے دعاؤں کی اپیل کی ہے. اور پھلوں کا بادشاہ آم بہت خاص ہے. غذائیت اور ذائقے سے بھرپور پھل سے بہت سی ڈشز بھی تیار کی جاتی ہیں. لاہور سے دیکھیے عائشہ عطا کی رپورٹ. آم کا موسم آیا تو محکمہ سیاحت نے مینگو فیسٹیول سجایا. شیف حضرات نے خوب رنگ جمایا اور آم سے بنی ڈشوں سے میزوں کو سجایا. کسی نے سلاد بنایا تو کسی نے مینگو پاستا. بنانے والوں نے مینگو ٹوسٹ بھی خوب مہارت سے بنائے. آم کو میٹھے کے طور پہ بھی ڈش بنائی اور اس کو نمکین کے طور پہ بھی. مینگو چکن پاستا بنایا اور ہم نے مینگو اسٹریم ٹرائفل بنایا. مینگو فرینچ ٹوسٹ، مینگو ڈونٹس، مینگو چاٹ، مینگو پیس چاٹ اور ایک مینگو اسمودی. 4 ڈشز ہم لوگوں نے آج بنائی ہے اور آپ لوگ بہت کچھ بنا سکتے ہیں مینگو کے ساتھ. انتظامیہ کا کہنا ہے میلے کا مقصد گھریلو خواتین میں آم سے بنی ان ڈشوں کو متعارف کرانا ہے. مقصد ہمارا یہ تھا یہ اسٹوڈنٹ جو ہیں انسٹیٹیوٹ آف ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم پنجاب کے، ان کو موقع دیا جائے کہ ریسیپی بنائیں اور یہ انہوں نے نئے سے نئے انیشیٹو لائے. شرکا نے فیسٹیول کے انعقاد کو خوشائند قرار دیا. مینگو سے بنی یہ مزے کی ڈشز خوش خوراک لاہوریوں کے ذائقے کی تسکین کر رہی ہیں. کیمرامین جواد ہیا کے ساتھ عائشہ عطا، سما، لاہور. عام نہیں خاص خبریں بھی آپ انٹرنیٹ پر جان سکتے ہیں. وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ sama.tv. اس کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر پر آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سما.